हम देखें तो है हमारा बैरियर रीफ। बैरियर रीफ, तो बैरियर रीफ क्या है? या अवरोधक प्रवाल। अवरोधक प्रवाल अब देखो अवरोधक प्रवाल को समझाते हैं। तो सबसे पहले आप देखो पहले स्टेज में क्या था? ये था हमारा पैच रीफ। स्टेज 1 पैच रीफ। यही पैच रीफ आगे जाकर के इस तरह से बड़ा बनते चला गया, बड़ा बनते चला गया, और ये जो इधर का प्रवाल था ये लैगून बन गया। ये भाग लैगून बन जाएगा, ये भाग हमारा लैगून बन जाएगा। यहाँ पे पुराने प्रवाल मृत हो जाएंगे और समुद्री लहरों के द्वारा, तरंगों के द्वारा यहाँ पर डिसॉल्व करेगा कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ये हमारा बन जाता है। और अंत में जो हमारा दूसरा स्टेज आएगा वो इस तरह से आ जाता है, और इसी को हम लोग कह रहे थे फ्रिंजिंग रीफ। दिस इज स्टेज 1, दिस इज स्टेज 2। ये हमारा था बोट चैनल, ये हमारा क्या है? स्ट्रीम चैनल। ओके, तो ये 2 स्टेज था। अब तीसरे स्टेज में चलते हैं। तो तीसरे स्टेज में क्या होगा कि ये जो प्रवाल है इसका फिर हम लोग समुद्र की ओर ग्रोथ करते रहेंगे। तो समुद्र की ओर जब ग्रोथ करते रहेंगे तो इसके पीछे जो लैगून है ये तो इधर शिफ्ट कर रहा है, ये तो इधर शिफ्ट कर रहा है लगातार, ये तो इधर शिफ्ट करता चला जाएगा, बल्कि और सब आपस में एक दूसरे से मिलता भी चला जाएगा आगे की ओर बढ़ेगा। तो ये फिर ये जो पुराना प्रवाल हो गया ये डेड कोरल जोन बनता चला जाएगा। और यहाँ पर देखो फिर इस तरह से ये पूरा ये भाग मृत हो जाएगा और डिसॉल्व हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पर विशाल लैगून बनेगा। और ये जो रीफ है ये समुद्र की ओर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो अब ये चूंकि समुद्र की ओर यहाँ इस तरह से बढ़ता चला गया है, ये इस तरह से विशाल प्रवाल तंत्र बन गया है, तो अब ये समुद्र से आने वाले बड़े बड़े जहाजों को तट रेखा पर पहुंचने नहीं देगा। अब इसीलिए इसका नाम बैरियर रीफ रखा गया है, क्योंकि जहाजों को ये तट पर प्रवेश नहीं करने देता है, तो इसका नाम बैरियर रीफ रखेंगे। इट इज बैरियर टू नेविगेशन, नौगम्यता के लिए अवरोधक हो जाता है। और आप देखोगे तो लैगून का साइज, अब ये लैगून बिल्कुल विकसित हो चुका है। देखो इसको, लैगून पूरी तरह से विकसित हो चुका है, और लैगून का निरंतर विकास जारी है। लेकिन लैगून शैलो ही रहेगा, छिछला ही रहेगा, क्योंकि तरंगे गहराई से अपर्दन नहीं कर सकती है ना, वो तो सिर्फ डिसॉल्व करेंगी मृत प्रवाल क्षेत्र को, वहां के कैल्शियम कार्बोनेट को। तो ये लैगून का जो क्षेत्रफल है वो तो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन गहराई उसकी वैसे ही रह जाती है। इसका दूसरा कारण यह है कि जो तरंगे आ रही हैं वो तट पर अपर्दन करेंगी और तट से अवसादों को इसी लैगून में डिपॉजिट करती है। तो लैगून में क्या हो रहा है? निरंतर अवसादीकरण, इनफिलिंग ऑफ द लैगून, सेडिमेंटेशन ऑफ द लैगून। इसके कारण जो लैगून की गहराई है वो 6 मीटर तक ही रहती है, कहीं कहीं 10 मीटर भी मिल सकता है, लेकिन 6 मीटर इसकी औसत गहराई होती है, जो कि कभी भी इससे डीप नहीं हो सकती है। तो ऑलवेज शैलो लैगून मिलेगा। ये लैगून शेल्टर्ड वाटर होता है, तो यहाँ पे फिशिंग का बहुत बड़ा बेल्ट होता है। और जो लैगून बना हुआ है, जैसे चिल्का लैगून का आप नाम सुने होंगे, वेम्बनाड है, ये जो लैगून्स बने हुए हैं ये कोरल रीफ के लैगून नहीं है। इन लैगून के फॉर्मेशन पे हम लोग ओशियन वेव्स या समुद्री तरंगों पर जब पढ़ेंगे, उसमें जब हम लोग लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट की बात करेंगे तब आपको पढ़ाया जाएगा। उसी में टोम्बोलो फॉर्मेशन वगैरह आता है, जो हम पिछले कितने दशक से पढ़ा रहे हैं। ये प्रश्न आया भी है। तो ये आप देखो लैगून का विस्तारीकरण कैसे होता है, और ये है हमारा अवरोधक प्रवाल। अब अवरोधक प्रवाल को अगर हम उसके स्ट्रक्चर को देखना चाहेंगे तो इसका स्ट्रक्चर बड़ा ही यूनिक होता है, बहुत ही जटिल होता है, और इसको एक डायग्राम के द्वारा प्रेजेंट करते हैं। देखते हैं कैसे बनेगा ये। इसको थोड़ा कम किया जाए, इस भाग को। ओके, तो ये हमारा ओशियन, ये हमारा लो वाटर टाइड, समुद्र तल नहीं लेना है, लो वाटर टाइड को लेना है। और ये देखो, ये लैगून का साइज बड़ा हो गया और ये इस तरह से
विशाल लैगून बन जाए, विशाल बैरियर रीफ बन जाता है। क्योंकि ये जो बैरियर रीफ है ना, ये पैच रीफ से धीरे धीरे इसका ग्रोथ इस दिशा में हो रहा है, समुद्र की ओर हो रहा है। अब इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग एडवांस लेवल पर अगर पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बैरियर रीफ का ग्रोथ तभी हो सकता है जबकि अवतलन हो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, मग्न तट का अवतलन हो, या अगर कोई द्वीप के सहारे कोरल रीफ का ग्रोथ हो रहा हो तो उस द्वीप का भी अवतलन अवश्य हो। प्रश्न है कि अवतलन कैसे होगा, तो आप आइसोस्टैसी में पढ़ोगे, आप समस्थैतिकी के सिद्धांत में पढ़ोगे कि जो हमारा सियाल है, जो कॉन्टिनेंटल मास है, वो सीमा पर यानी कि ओशियानिक मटेरियल्स पे, ओशियानिक मैग्मा जो अंदर में पिघलित मैग्मा है ओशियन के फ्लोर के नीचे, उसके ऊपर ये तैर रहा है, यानी उत्प्लावित है, फ्लोट करता है, बुओयंसी है इसके अंदर में। तो अगर बुओयंसी है और इस तल को मान लिया ये हमारा सियाल का भाग है, ये हमारा सियाल का भाग है, इसके नीचे हमने सीमा को ले लिया जो बेसाल्ट का मटेरियल है और अर्ध पिघलित दशा में है, ये पार्शियली मोल्टन है ऐसा मान लेते हैं साइंटिस्ट, है भी, तापमान वहां नीचे की ओर बढ़ेगा तो मोल्टन होगा ही होगा, भूगर्भ शास्त्र में इसको आप पढ़ोगे। तो ये जो वेट ऐड हो रहा है, आप देखो यहाँ पे कितना सारा मैसिव स्ट्रक्चर बन गया है बैरियर रीफ में, और ये लगातार ग्रो कर रहा है ओशियन की ओर, तो इसका मैसिवनेस ग्रो कर रहा है, इसकी आकृति बढ़ रही है, इसका भार बढ़ रहा है। तो इस दशा में क्या होता है कि सियाल सीमा में नीचे की ओर अवतलित होने लगता है, यानी डूबने लगता है। तो ये जो सियाल का भाग है, जो बेस है, इस बेस को देखो, कॉन्टिनेंटल शेल्फ नीचे की ओर धंस रहा है ना। अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ नीचे की ओर अवतलित होने लगेगा, धंसेगा, तो ये जो समुद्र तल है, समुद्र तल तो वहीं रहेगा, ये मान लो समुद्र तल मान लेते हैं, सी लेवल मान लेते हैं, ये तो वहीं रहेगा, और ये लगातार नीचे की ओर अगर धंस रहा है तो प्रवाल भी नीचे की ओर जाने लगेगा, इसका भी अवतलन होगा। तो इस दशा में क्या होता है कि प्रवालों का रीग्रोथ होता है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर रीग्रोथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रवालों में जो एल्गी होते हैं वो तो फोटोसिंथेसिस से जीवित रहेंगे। अब फोटोसिंथेसिस के लिए जो प्रवाल हैं वो अपने कॉलोनीज को ऊपर बनाने लगते हैं, वो लैटरल नहीं बनाते हैं, वो समुद्र की तरफ भी बना रहे हैं और ऊपर भी उनका जनरेशंस आना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रकाश तो ऊपर मिल रहा है। तो इसके कारण जैसे आपने देखा है ना, प्लांट भी कैसे सूर्य की तरफ प्रकाश संश्लेषण के लिए ग्रो करता है, तो वैसे ही इसके जो एल्गी हो तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा फूड बनाएंगे, न्यूट्रिएंट बनाएंगे, तो ये ऊपर की ओर ग्रो करने लगेगा। यानी और ये जितना ऊपर ग्रो करेगा, जितना और इसका विस्तार होता चला जाएगा, उतना ही वेट इंक्रीज करेगा, आइसोस्टैसिक काम करेगी। इसके कारण ये जो सियाल यहाँ पर है, महाद्वीपीय मग्न तट है, उसका अवतलन जारी रहेगा और नीचे की ओर ये धंस जाएगा। अब ये नीचे की ओर, मान लो ये आइलैंड है, तो आइलैंड भी नीचे की ओर धंसता चला जाएगा। तो ये जब नीचे की ओर धंसता चला जाएगा तो इसमें फिर से ऊपर की ओर ग्रोथ होने लगता है। अब ये बहुत मैसिव स्ट्रक्चर बनता चला जाता है। ये एक तरह का साइक्लिक प्रक्रिया है कि अवतलन होगा फिर ग्रोथ होगा, अवतलन होगा फिर ग्रोथ होगा, इस तरह से चलने लगता है। अब यही है हमारा बैरियर रीफ, जो कि एक मैसिव स्ट्रक्चर बन करके समुद्र से, और समुद्र की तरंगे लगातार यहाँ पर लैगून के साइज को बढ़ा रही हैं। तो हमारा ये इधर भी इसका विकास होते चला जा रहा है। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, समझने के लिए इसकी आकृति को बढ़ा लेते हैं थोड़ा और। इधर तो आप डायग्राम बना ही चुके होंगे। अब देखो कि बैरियर रीफ क्यों इतना मैसिव होता है, इतना बड़ा क्यों होता है। आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया का द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड के तट से आगे है ना वो बैरियर रीफ, इतना मैसिव स्ट्रक्चर क्यों बना हुआ है। तो अब हम लोग इसका अगर परखना चाहेंगे, इन्वेस्टिगेट अगर करते हैं हम लोग, तो पता चलता है कि जो क्वींसलैंड का कोस्ट है वहाँ पे वास्तव में अवतलन हुआ है। और अवतलन का कारण मैंने क्या बताया, ये कोई टेक्टोनिक प्रोसेस नहीं है, ये कोई वल्केनिक प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये एक सिंपल है, आइसोस्टैसी काम कर रही है वहाँ पर। तो आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट हो रहा है वहाँ पर। जब हम लोग एडिशन ऑफ मटेरियल करेंगे तो वहाँ पे नीचे की ओर अवतलन होता है। अब देखो ये हमारा लो वाटर टाइड था, अब तो ये चूंकि नीचे जा रहा है, अवतलन हो रहा है, तो हमारा ये
स्ट्रक्चर भी ऊपर की ओर निरंतर आ रहा है। अब इसमें देखो कि जो प्रवाल के कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़े होते हैं या कॉन्क्रिशनरी मटेरियल जिसको हम कहते हैं, तो कॉन्क्रिशनरी मटेरियल टूट टूट करके इस भाग में नीचे नीतल पर ये जमा होते चला जाता है। और ये देखो कितना अच्छा, कितना सुंदर सा प्रकृति का ये क्या वरदान है कि नेचुरल प्रोसेस से प्लेटफॉर्म बनते जा रहा है ना। आगे कोरल कैसे विकास करे उसके लिए कोरल खुद ही अपना प्लेटफॉर्म बना रही है कि उसके टुकड़े टूट करके आगे गिर रहे हैं और आगे जो गहराई है समुद्र की वो कम होती चली जा रही है, वो भरते जा रहा है और उसी प्लेटफॉर्म पे फिर नए जनरेशन ऑफ कोरल्स का विकास होते रहता है, फिर वो ऊपर और इधर ग्रो करता है। तो ये जो क्षेत्र है इसी को हम लोग कहते हैं टैलस जोन। ये है टैलस जोन। अब स्ट्रक्चर बैरियर रीफ का आप देख सकते हो कि कैसे बन रहा है ये। टैलस जोन क्या है? टैलस जोन है कॉन्क्रिशनरी मटेरियल से वो जोन जो भरा हुआ है, जो बना हुआ है। अब इसके स्ट्रक्चर पे एक बार हम तुमको समझाते हैं, आप लोगों को समझा के देखते हैं कि कितना समझ में आएगा। इसको थोड़ा हटा लो, मुझे तो स्पेस चाहिए समझाने के लिए। ओके, और ये देखो, तो ये हमारा टैलस जोन है। अब टैलस जोन के सहारे ही ये इस तरह से ग्रो करता रहेगा, ये लगातार ग्रो करेगा। ये ऊपर भी ग्रोथ हो रहा है, वर्टिकल ग्रोथ भी हो रहा है और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा लैगून है, लैगून का साइज भी बढ़ते जा रहा है ना। तो ये विशाल लैगून, लेकिन छिछला लैगून, ये हमारा रीफ फ्लैट है। रीफ फ्लैट का साइज कितना बड़ा हो जाएगा, ये बिल्कुल लगभग 25 किलोमीटर तक का तो विड्थ है बैरियर रीफ का। 25 किलोमीटर का उसकी चौड़ाई है, 25 किलोमीटर, बहुत बड़ा। और जो 1900 किलोमीटर तक ये लंबा है बैरियर रीफ, जो क्वींसलैंड वाला है। तो इतना मैसिव स्ट्रक्चर, इतना बड़ा कॉलोनी तो कोई इंसान ने भी आज तक नहीं बनाया है। इसीलिए इसको बायोहर्म कहते हैं, जैविक गृह कहते हैं। और जो सबसे बड़ा बायोलॉजिकल हाउसिंग है वो मानव के द्वारा नहीं बनाया हुआ है, वो कोरल रीफ के द्वारा बनाया हुआ है। लक्षद्वीप में देखना कि वहां पर कोरल रीफ फॉर्मेशन कैसे है। टैलस जोन है हमारा। अब हम इसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे होगा। तो स्ट्रक्चर पे डिस्कशन करते हैं। स्ट्रक्चर को साइंटिस्ट लोग 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। ये देखो, हमने पहला भाग इधर डिवाइड कर दिया ए, ये है बी, दूसरा भाग हमने ले लिया बी और तीसरा है सी। 3 भाग है। तो पहला भाग है ए, ये है हमारा लैगून का भाग, यानी इसको हम लोग ये रीफ बैक है, ये रीफ बैक का भाग है। और बी हमारा है रीफ फ्लैट, रीफ फ्लैट एल है, ये एल है। और सी हमारा तीसरा है रीफ फ्रंट, तीसरा है हमारा रीफ फ्रंट। तो रीफ बैक, रीफ फ्लैट, रीफ फ्रंट, 3 इसमें सेक्शन किया जाता है। और इसमें आप देखोगे तो ये हमारा, इसी में कहीं कहीं तुमको इस तरह की संरचना मिलेगी, इस तरह की संरचना मिलती है। ये क्या है कि जो कोरल मृत हो गए हैं लेकिन चूने पत्थर का यहाँ पर अपरदन नहीं हो सका है, और कहीं कहीं पे जो चूना पत्थर का जो रीफ का पार्ट था वो अभी एज इट इज मिल ही रहा है, और वो नुकीले तरह का या अलग अलग स्टंप जैसा मिल रहा है। तो जो लो वाटर टाइड के नीचे हो, ये हमारा लो वाटर टाइड है, तो लो वाटर टाइड के जो नीचे है इसको हम लोग स्टंप कह देते हैं, यही स्टंप कहलाता है। जो ऊपर है उसको स्टैग कहते हैं, ये स्टैग हो गया। जो लो वाटर टाइड से ऊपर है उसको स्टैग कहते हैं, ये हमारा स्टैग है। STAG, ये हमारा स्टैग है, यहाँ पे स्टैग है। और ये जो नुकीला सा निकला हुआ है ना, इसको हम लोग कोरल पिनैकल कहते हैं, जो हमने आपको बताया था, ये कोरल पिनैकल है। तो लैगून में इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। लैगून में दोबारा क्या हो सकता है कि फिर से किनारे पे कोरल रीफ का एक और जनरेशन यहाँ पे आना शुरू हो जाता है। इसी को हम लोग
पैच रीफ भी कहते हैं। तो ये पैच रीफ भी यहाँ पे ग्रो करने लगेगा, यानी लैगून में इस तरह की कई विशेषताएं प्राप्त होती है और ये रीफ स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। इसका डिस्कशन करना पड़ेगा आपको, अभी थोड़ी देर में आपको हम सब डिटेल लिखवाने वाले हैं और कई सिद्धांतों में भी जाएंगे। तो सरलीकरण है, समझने की प्रक्रिया है। तो ये स्टैग, स्टंप, पैच रीफ, ये सब क्या है, पिनाकल क्या है, इसको समझो। अब ये तो हमारा रीफ फ्लैट था जो हमने आपको पढ़ाया, रीफ फ्लैट है हमारा, और रीफ फ्लैट है तो ये लो वाटर टाइड से नीचे ही रहता है। कई बार बताया मैंने आपको, यहाँ जब लो वाटर टाइड का टाइम आता है ना, तो ऑस्ट्रेलिया में लोग जाकर के इस पर फुटबॉल खेलने लगते हैं और पर्यटन का बड़ा आकर्षण का केंद्र बन जाता है बैरियर रीफ। फिर इसमें अगर हम देखेंगे तो ऊपर वाले भाग में ये लाइव कोरल होता है, ऊपर में ही लाइव कोरल होगा प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊपर, और नीचे का जो भाग होता है ये डेड कोरल होता है। तो ये डेड कोरल जोन होता है। इसमें मैंने आपको बताया ही है पहले कि ये भाग जो होगा वो इसको कहते हैं रीफ स्कार्प। ये रीफ स्कार्प का भाग है, जो ढाल है इसका एंगल लगभग 45 डिग्री आप मान लो, तो ये 45 डिग्री एंगल बनता है यहाँ पे। एक रफ एस्टिमेट है और कुछ नहीं है। तो आप देखो कि ये हमारे रीफ का स्ट्रक्चर है, बैरियर रीफ का स्ट्रक्चर है।